ऑर्डर ऑर्डर। ये हरामी हम सभ्य समाज के लोगों को बेशर्म बोलता है। कैसा बेशर्म और बेगैरत इंसान है। ऐसे बेशर्म इंसान को तो बीच सड़क पर नंगा करके मारो। मारो इसे, मारो इसे। सब लोग शांत हो जाएं। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी कहानियों से इस समाज को बेशर्मी, गालियां और हिंसा सिखा रहे हैं। जमाने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए, और अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मुझ में बुराइयां हैं, मैं हूं बुरा, लेकिन मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, और जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूदा निजाम का नुक्स है। तुम इस सामान को गुंडे बोलते हो? हंगामा पसंद। मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हिजान पैदा नहीं करना चाहता। मैं तहजीब और तमद्दुन की या सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि यह मेरा काम नहीं। अरे तू तो स्याह कलम है, जो लिखता है वो तो हमें समाज में दिखता ही नहीं। हम सब समाज में बहुत शांति प्रिय लोग रहते हैं। योर ऑनर, लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता सियाह पर काली चाक से नहीं लिखता, सफेद चाक का इस्तेमाल करता हूं कि तख्ता सियाह की स्याही और ज्यादा नुमाइयां हो जाए। ये मेरा खास अंदाज, खास तर्ज, जिसे बहस निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो शहादत हसन मंडो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। मारो इसे, मारो मारो मारो। कोर्ट में यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, मैं गालिब की सहेली, गालिब की सहेली, गालिब की सहेली। दक्कन की वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत कि मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, बन के चमेली, गालिब की सहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, मोमिन ने सजाई मेरी ख्वाबों की हवेली, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, जब बस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे,
तूफानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, मेरी बेरंग हथेली, मैं गालिब की सहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान ही माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, आज अकेली हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली।
विश्वरंग 2020 के सफल आयोजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन इस विश्वरंग के कार्यक्रम में भाग लेते हुए बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आपके समक्ष लेके आ रहे हैं हेप पैनल चर्चा, जिसका शीर्षक है सिंगापुर में संस्कृति, कला और भाषा का स्वरूप। हमारा मानना है कि हिंदी को अगर वैश्विक भाषा बनाना है तो हम सभी जितने भी व्यक्ति हेप हो सकें वो हिंदी में बात करें और गर्व से करें। और हम कहते हैं कि अगर आप हिंदी नहीं बोलते हैं तो आप हेप नहीं है। हेप यानी हिंदी एनरिच्ड पर्सनालिटी। आइए हम सबके साथ हेप बनिए और हिंदी को एक वैश्विक भाषा बनाइए। विश्वरंग के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर को इस कार्यक्रम का भागीदारी बनाने के लिए। हम आगे भी आपसे जुड़े रहना चाहेंगे और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यह संस्कृति का पर्व हर वर्ष मनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए चलते हैं हेप पैनल चर्चा की ओर। धन्यवाद। सभी लोगों को जो इस समय हमसे जुड़े हैं, मेरा सादर नमस्कार और अभिनंदन। नाम है मेरा आलोक मिश्रा और मैं आपके समक्ष ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन ने कुछ वर्ष पूर्व एक कार्यक्रम शुरू किया था हेप नाम से, HEP। हेप का फुल फॉर्म हिंदी इनरिच्ड पर्सनालिटी यानी हिंदी समृद्ध व्यक्तित्व। इस कार्यक्रम के शुरुआत के पीछे जो मकसद था या उद्देश्य था वो ये कि आवासी और प्रवासी भारतीयों में यह जागरूकता जगाना है कि उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि हिंदी अपने आप में संपूर्ण और सक्षम भाषा है। हर प्रकार के विषय वस्तु पर चर्चा हिंदी में की जा सकती है। हेप कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारी चर्चा का विषय है सिंगापुर में कला, संस्कृति और विरासत यानी आर्ट, कल्चर और हेरिटेज। कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आपको अपने पैनलिस्ट का परिचय करा दूं। सर्वप्रथम शोभा जी। शोभा जी भारत देश में सिक्किम की रहने वाली हैं और इनका लालन पालन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और आसाम में हुआ है। शोभा जी सिंगापुर में 1986 यानी 1986 में आई थी। वर्ष 2007 में आपने इंडिया से मीडिया की स्थापना की, जो कि भारतीयों के लिए सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी तरह की एक पहली संस्था है। इस मीडिया कंपनी के तहत शोभा जी इंडिया से मीडिया नाम की मासिक मैगजीन, मासिक पत्रिका प्रकाशित करती हैं। शोभा जी सिक्की की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं और साथ ही शोभा जी चेयरमैन ऑफ शी मीन्स सिस्टरहुड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की वुमेन विंग की चेयरमैन भी हैं। शोभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। अगले हमारी पैनलिस्ट हैं चित्रा गुप्ता जी। मेरठ उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चित्रा गुप्ता जी ने रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज मेरठ में प्रवक्ता के पद पर काम किया। अध्यापन और लेखन का गहन शौक किशोरावस्था से रहा। 1994 यानी 1994 से सिंगापुर में हिंदी सोसाइटी में, DPS सिंगापुर में तथा सिंगापुर स्कूल ऑफ द आर्ट्स में क्रमशः अध्यापन कार्य किया। चित्रा जी सिंगापुर की स्थायी निवासिनी हैं और आज भी funindia.me के द्वारा ऑनलाइन अध्यापन करती हैं। चित्रा जी ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर की एडवाइजर हैं। उसके तहत होने वाली काव्य गोष्ठियों का संचालन और कविता पाठ दोनों करती हैं। चित्रा जी की कविताएं और कहानियां प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जैसे कि बाल भारती, गर्वनाल, प्रतिलिपि, सेतु, रचनाकार और सिंगापुर संगम में प्रकाशित हो चुकी हैं। चित्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं संजय कुमार जी, जिनको हम संजय बोलते हैं। संजय जी पेशे से एक सफल IT मैनेजर हैं। IIT से शिक्षा पूरी करने के बाद
विगत 20 साल से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। संजय जी का हिंदी साहित्य से अत्यंत लगाव है। वो एक भावुक कहानीकार और कवि हैं जो आम आदमी के जीवन से प्रेरणा लेकर व्यंग, कविता और कहानी लिखते हैं। उनकी हिंदी प्रतिभा और रचनात्मकता के लिए सिंगापुर लैंग्वेज सोसाइटी द्वारा 2016 में उन्हें प्रथम हैप हिंदी समृद्ध व्यक्ति सिंगापुर के रूप में सम्मानित किया गया। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की संस्थापना में इनका अहम योगदान है। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पटकथा लेखन, मंच संचालन और परिचर्चा का नेतृत्व कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा 2017 में आयोजित राइट इंडिया स्टोरी प्रतियोगिता में उनकी कहानी शीर्ष के 10 कहानियों में सम्मिलित हुई थी। संजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शोभा जी से जानते हैं कि शोभा जी 36 साल पहले यहाँ पे आई थी, तो उनसे जानते हैं कि विश्व भर में साल दर साल हिंदी का विकास और विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है। आज सिंगापुर में हिंदी सीखना, बोलना, पढ़ना, लिखना इतना कठिन नहीं है। हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, सिंगापुर के स्कूल हों चाहे भारत देश के जो इंडियन स्कूल हैं। पर आज से 36 वर्ष पहले जब आप यहाँ आई थी, तब हिंदी का क्या स्थान था? उस समय यहाँ हिंदी पढ़ना और सीखना कितना सहज या कितना मुश्किल था? शोभा जी। सिंगापुर में 35 साल पहले हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी सिंगापुर में हिंदी को फलते फूलते देखना बहुत अच्छा लगता है। आज से 35 वर्ष पहले बिल्कुल ही अलग थी। स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाए जाती थी और बच्चों को मैंडरिन या मले या तमिल पढ़ना करनी होती थी। एंड दैट वाज टोटली एलियन। वो लैंग्वेज, वो भाषा तो एलियन ही था इन दैट सेंस दैट कि हम लोग उनको कहीं सहायता नहीं दे सकते थे घर में और बोल भी नहीं सकते थे, समझ नहीं आते थे हमको। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन थी। तो मेरे पति, मैंने और कई अन्य माता पिता हिंदी को सरकार द्वारा लॉबी करनी शुरू किया, बहुत मान्यता दिलाने के लिए कोशिश की, जिससे हमारे बच्चे स्कूल में हिंदी भाषा सीख सके। That was the minimum fundamental right we felt, you know. So हमारे कई वर्षों की मेहनत के बाद ये सफलता मिली और अभी सब बच्चे लोग, सब NRI बच्चे लोग जिसको चाहते हैं वो हिंदी सीख सकते हैं। बहुत सफलता है। और हालांकि तब तक हिंदी सोसाइटी की शुरुआत के हो चुकी थी और हमारे बच्चे शनिवार को वहां हिंदी सीखने जाते थे। Our weekends were always spoiled. The poor little children had to go every weekend to learn Hindi. और वैसे मान्यता मिलने तक इतनी देर हो चुकी थी कि मेरे दोनों बच्चे आगे की क्लास में जा चुके थे और उनके स्कूल में हिंदी पढ़ने आवश्यक भी नहीं था। तभी भी मैं स्कूल भेजती थी हिंदी पढ़ने को। पर हमने उनको हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया और जरूरी सामान भी दिलाया। और आज हमारे दोनों बच्चे हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। माय सन, माय फर्स्ट चाइल्ड, वो तो ऑल अलोंग हिंदी स्कूल, मतलब वो लोकल स्कूल में नहीं पढ़ा था। वो ही नेवर हैड टू लर्न हिंदी। वो तो इंटरनेशनल स्कूल्स में थे और बाद में 8 साल इंग्लैंड में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, बट स्टिल ही लर्नड हिंदी। एंड अभी भी वो हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी इंडिया में जाने से उसको कोई मुश्किल नहीं होते, बिकॉज ही कैन गेट अराउंड, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं। इतना फ्लुएंट नहीं होने से भी ही कैन मैनेज। और मेरी बेटी तो एकदम फ्लुएंट है, दोनों लिखने पढ़ते सकते हैं, मगर मेरी बेटी तो फ्लुएंट है। शी इज एक्सपर्ट इन हिंदी और
अभी तो यूके में रहते हैं, यूके में भी उसको हिंदी, शी इज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शी कैन लर्न इट। और मैंने उसने देखा उसका कजन्स जो है ऑल इंडियंस अमेरिका में बिल्कुल हिंदी नहीं जानते। So her uncles and aunts praise her a lot because they were surprised that she knows Hindi. Born and grew up in Singapore, but she can speak, read and write Hindi. My son was literally also sort of born. He came here as a 6 weeks old baby. But for him, Hindi would have been a foreign language if he had been born in America or somewhere else. Magar yahan usko har Sunday I used to send him to Hindi school from very small, from about 6 years or 7 years when they opened it. Hindi Society ne jab khula tha, tab se wo Hindi school mein. He used to be very angry as a child, but I would send him because we felt wo seekhna hi padega. Itna dur, we are living so far away from India, so that is a connecting tissue. That's a connecting tissue for us and India, for them and India. And I think it's a great thing. आपका जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने और अच्छा लगा कि कितनी मेहनत आप लोग को करनी पड़ी होगी उस समय सिंगापुर गवर्नमेंट से हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। My language is not Hindi, my first, neither second or third. तभी भी I understand how important Hindi is and I appreciate it. आपके सभी के प्रयासों का ही फल था कि हमारे दोनों बच्चे भी यहाँ आने के बाद हिंदी पढ़ पाए सिंगापुर स्कूल। Yes, I'm glad. बहुत अच्छा लगा। अब चित्रा जी से जानते हैं। चित्रा जी यहाँ 25 वर्षों से सिंगापुर में रह रही हैं और इन दिनों वो हिंदी के अध्यापन क्षेत्र से भी जुड़ी रही हैं। तो चित्रा जी से हम जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा की इतनी लंबी यात्रा आपने देखी है यहाँ पे, 25 साल तो बहुत लंबा समय होता है, तो इस लंबी यात्रा के बारे में आप अपने अनुभव बताएं हमें और उन पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद आलोक जी। सबसे पहले तो मैं अपनी सब गुणी जनों को नमस्कार करती हूँ और फिर मैं आती हूँ हिंदी भाषा के ऊपर। जब मैं भारत से चली थी तो मुझे लगा था कि अब हिंदी से तो मेरा साथ छूट रहा है, लेकिन एक दिन जब मैं मुस्तफ़ा के गई तो वहाँ पर मैंने देखा DAV लिखा हुआ और उसके बाद मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी कि मैं यहाँ हिंदी पढ़ा सकती हूँ। जैसा कि शोभा जी ने बताया, उन्होंने हिंदी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत पत्राचार किए शिक्षा मंत्रालय से और उसके बाद मुझे लगता है शिवाकांत तिवारी जी का नाम मैं जरूर लूंगी क्योंकि हाँ, उनके हार्दिक और अनेक प्रयत्नों के बाद शिक्षा मंत्रालय से बातचीत करते हुए उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हिंदी शिक्षा में मान्यता प्राप्त करे और उनके ही प्रयास से हिंदी शिक्षा में मान्यता प्राप्त की और अब बच्चे हिंदी स्कूल में जाते थे। उनका अथक परिश्रम था और DAV स्कूल, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ाने आई। 18 वर्षों से सिंगापुर में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय भारतीय स्कूल भी खुल गए हैं और जहाँ 12वीं तक की शिक्षा है। यहाँ मुझे हिंदी पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 25 वर्षों का हिंदी का सफर बहुत रोमांचक, रौनक भरा और रोचक रहा। भारत में प्रवक्ता थी, साहित्य अधिक पढ़ाती थी। वहां पर मैं दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल के लेखकों के ऊपर आलोचना करती थी। अलंकार, दोहे, छंद, सौठा पढ़ाती थी। लेकिन जब सिंगापुर में आई तो हिंदी वही थी, लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका फर्क हो गया था। मुझे 8वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाना था और कई बार मुझे प्राइमरी क्लास भी मिलती थी एज ए रिलीफ टीचर। तब मुझे लगता था कि मैं कैसे हिंदी पढ़ाऊं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पर हिंदी तो बोलते ही नहीं थे और उसमें मुझे उन्हें व्याकरण भी सिखाना था। मुझे ये भी बताना था उन्हें कि कब का लगता है, कब की लगता है। थोड़ी सी ये डगर कठिन थी पढ़ाने में, लेकिन उसके बाद मुझे लगा अगर मैं किताब से पढ़ाऊंगी व्याकरण तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो मैंने अपने कुछ नियम बनाए, कब मैं लगाना है, कब मुझे लगाना है। तो ये मेरे लिए बहुत चुनौती भरा था, फिर भी मैंने आपको जैसा बताया मेरे लिए बड़ा रोचक भी था। जब मेरी प्राथमिक कक्षाओं में रिलीफ टीचिंग लगती थी तो बच्चे अपने जन्मदिन बताते थे
और मैं उन बच्चों में बच्चा बन जाती थी। मैं भी अपना जन्मदिन बताती थी और उस जन्मदिन में ही जन्मदिन की बहुत सारी बातें मैं उनको बोलना भी सिखाती थी हिंदी में और उनको लिखना भी सिखाती थी। और इस तरह से कई बार मैं क्या करती थी, कुछ बहुत सारे सरल शब्द देती थी बच्चों को और जिन्हें जोड़कर वो कहानी बनाते थे। और मैं अगर कहूँ यहाँ पर आकर एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मुझे हिंदी टाइप नहीं आती थी और यहाँ आकर मैंने हिंदी टाइप करना सीखा, बहुत सारी वर्कशीट बनाई और मैंने एक पीएसएलई के लिए पुस्तक भी लिखी जो मेरे बच्चों ने बहुत इस्तेमाल की और आज भी मैं उसके द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा ये सफर बहुत रौनक भरा और रोमांचक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और ये सही बात आपने बिल्कुल बताई कि क्योंकि अक्सर लगता है बच्चों को कि भाई हिंदी क्यों पढ़ें। तो आपने जैसे बताया कि उनके साथ अपना जन्मदिन बताना और उनको प्रेरित करना, कहानी लिखो, कुछ लिखो, तो मतलब एक सब्जेक्ट जो है, विषय रोचक बनाया जाए। अगर रोचक विषय होगा तो बच्चों पे उसके जानने के प्रति, उसको सीखने के प्रति और रुझान होगा। ये आपने बहुत अच्छी बताई। अच्छा, और ये तो नई जानकारी हमें मिली कि आपने पीएसएलई के लिए एक किताब भी लिखी। अच्छा, चलिए, ये भी एक बड़ा अच्छी अच्छी बात है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संजय जी से जानते हैं कि अ, एकल परिवारों में हिंदी भाषा का जो ग्रैंडफादर से और पीढ़ी दर पीढ़ी जो पार होती हैं, कि प्रदेश में भारतीय परंपराओं को मानने वालों की बड़ी संख्या है, परंतु दिनों दिन बढ़ते एकाकी परिवार से दादी नानी के नुस्खे और किस्से कहानियों का अस्तित्व संकट में दिख रहा है। क्योंकि आजकल सब छोटे छोटे एकल परिवार हो गए हैं, दादा दादी भारत देश में हैं और बच्चे यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा अभी सब ने कहा कि भाषा अहम है, भाषा महत्वपूर्ण है, और आपने कहा कि उसको रोचक तरह से बच्चों तक लेके जाना भी जरूरी है। अगर इन सब बातों के घर में देखेंगे तो नानी दादी ये सब कम आराम से कर देती थी। अगर अपनी कविता की 4 पंक्ति पढ़ के इस बात की अहमियत बताना चाहूँ तो ऐसे होगा कि कहाँ चालाक कौआ है, कहाँ चालाक कौआ है, कहाँ अब लोमड़ी सयानी है, कहाँ नानी, कहाँ अब नानी की कहानी है। उम्र से पहले पढ़ गए सब फलसफा, उम्र से पहले पढ़ गए सब फलसफा, इन्हें क्या मालूम यहाँ कितने रिश्ते निभाने हैं। दादी नानी व्यापार के गणित पढ़ाती हो न पढ़ाती हो, पर सामाजिक सरोकार के गणित जरूर बच्चों को सिखा देती है। बिल्कुल। एक तरह देखें कि एकाकी परिवार, अवसाद, आत्महत्या, इन सब में कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों पर आधारित जो संवाद है वो कम हुए हैं, उनका कहीं न कहीं वजह रहा है। तो इस बात को बिल्कुल मानना पड़ेगा कि नानी दादी अहम रोल निभाती है। वो कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की जिंदगी में, सिर्फ संवाद के लिए ही नहीं बल्कि उनको अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा से जोड़ के रखने के लिए। और संज्ञान लिया है। अगर आप देखेंगे राजस्थान सरकार ने शनिवार रविवार को नानी दादी स्कूल में आती है बच्चों को कहानियां सुनाती। अगर आप देखेंगे तो प्रथम ने 2000 कहानियों का एक रिकॉर्ड रखा है जिसको आप मिस्ड कॉल देकर सुन सकते। और क्यों नहीं कर सके, बहुत सारे वैकल्पिक है। आज अगर हम तकनीकी के माध्यम से सुदूर देश में आईपीएल देख सकते हैं तो बच्चों को नानी दादी की कहानियां तो सुनाई दे सकते हैं। पर ये भी कहूंगा कि उनकी नानी दादी उनके पास होकर अगर कहानी सुनाए तो उसके आशय बिल्कुल अलग होंगे। ये सिर्फ वैकल्पिक हल है नानी दादी की कहानियों की, क्योंकि जब वो कहानी सुनाती है उनके चेहरों की भाव भंगिमा का ओज उसमें होता है, उनके चेहरों की झुर्रियों में सिमटी अनुभव की विश्वसनीयता उस कहानी में चली जाती है। उनके मध्यम टिमटिमाते आंखों में जो सच पे झूठ, जो झूठ पे सच की विजय होने का आश्वासन होता है वो दिखता है। और जब नानी दादी अपने सर पे हाथ फेर कर आपको कहानी के श्रोता से उसका पात्र बना देती है, तो ये जो करिश्मा होता है नानी दादी में वो बच्चों से दूर नहीं करना चाहिए। पता है कि हम दूर 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 देशों में फैले हैं, एकाकी परिवार होता जा रहा है, पर जो भी माध्यम से हो सके उनसे उनकी दादी नानी की कहानियां उनको वापस कर देनी चाहिए। बहुत संक्षिप्त इस पर अपनी बात कहना चाहूंगा आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सही कहा आपने कि जैसे अगर हम लोग भी अपने बचपन के बारे में सोचें
तो दादी नानी के साथ बैठ के, उनकी गोद में बैठ के या उनके साथ लेट के उनकी कहानियाँ सुनना और प्रश्न पूछना, फिर जब वो सुनाते सुनाते सोने लगती हैं तो फिर हम उनको जो है उकसाते हैं कि दादी कहानी सुनाइए, आगे सुनाइए, हैं। वो सब बड़ा एक रोमांचक अनुभव होता है जो टीवी के जरिए या फोन के जरिए उस कमी को नहीं पूरा कर। करेक्ट। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और शोभा जी ने बताया था कि उनके बच्चे जब बड़ी क्लास में चले गए या इंटरनेशनल स्कूल में चले गए और जहाँ हिंदी पढ़ना आवश्यक नहीं था स्कूल के सब्जेक्ट में, फिर भी इन्होंने बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया, हिंदी पढ़ने के लिए भेजा और हर सैटरडे नियम से उनको स्कूल ले जाती थी। तो शोभा जी से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि विदेश में रह रहे हैं बच्चे लेकिन फिर भी उनको हिंदी जानना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए और हिंदी सीखना चाहिए। मेरे लिए तो एक बहुत कंपेलिंग रीजन है, वो है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ कर रखती है। हिंदी से हम कल्चरल मोरिंग्स मिलते हैं और हिंदी के माध्यम से हम और हमारे बच्चे भारत की सभ्यता और संस्कृति को बेहतर जान पाएंगे और उस पर गर्व भी करेंगे। That is the most important reason that I sent them regularly to Hindi school. और उस समय उनको तो बहुत दिक्कत होते थे, उन लोग जाने नहीं चाहते थे, हम लोग को भी दिक्कत होते थे because it used to spoil our weekends, our family getting together. But abhi, when we look at it, we are so glad. They are also quite glad that they learned Hindi, that they learned this language, and it has bound them to their culture in a foreign land. Because जो भी कहो आप जहाँ भी, but outside India तो foreign land ही है हमारे लिए. Even when we do take citizenship, it is very much, we are citizens of that country, but we are also, a bit of us are also from India, our hearts are there. And if you want to connect with India, where we still have relatives, very close relatives, then we have to know the language of the country to connect with the culture, with the people, with the day-to-day things. ये सब, ये हिंदी सिनेमा से सिर्फ नहीं और ये डॉक्यूमेंटेशन से सिर्फ नहीं होते हैं, रास्ते में चल के साइडवॉक में ये पुचका खाने से या गोलगप्पे या समोसा खाने से, वैसे लोग के साथ हम लोग बात कर सकते हैं, मिलजुल कर सकते हैं और हम लोग वो देश के कल्चर अच्छे से समझ सकते हैं. You know, like my children learn that way, but since they can't learn, they learn through us and through Hindi school. ये बहुत important है कि cultural identity और identity रखना ही चाहिए while mingling and becoming part of the country that they have taken up citizenship in. They must be good citizens. But मुझे लगता है कि good citizen होने से अपना culture को डिनाई नहीं कर सकते. जो डिनाई करते हैं वो गुड सिटीजन भी नहीं हो सकते. Because you can be both. You love your culture, your personal identity, and you merge it with your national identity. So if you're true to your own identity, you will be true to your citizenship, your national identity. जो if you deny your national identity, you cannot also be true to your own cultural identity. So it works vice versa. And those मैंने देखा कि जो अपने भाषा जानते हैं, जो अपने culture जानते हैं, वो they make good citizens also. They make good assets wherever they go. जो नौकरी हो या अपना marriage हो, अपना relationship हो, they are very grounded people. जो grounded people होते हैं तो सब चीज, हर चीज में सक्सेसफुल होते हैं. जी, और बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हिंदी जानने से आप अपनी संस्कृति से जुड़े रह सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी है. और दूसरी बात जो आपने बताई कि हिंदी जानने से आप भारत देश के किसी भी तबके का इंसान हो, हर तबके के इंसान के साथ आप बड़ी ही आसानी के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं. और जैसा आपने बताया कि आपके बच्चे जब यूएस में अपने कजिन्स के पास जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने जो बचपन में मेहनत करी
वो सही निर्णय था हिंदी पढ़ने का और हिंदी के प्रति लगाव रखने का। और आपने बात करी कि हिंदी से अपनी सभ्यता से जुड़े रखने के लिए, हिंदी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रखने के लिए हिंदी बहुत आवश्यक है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी के जानकारी होना और बोलना और सीखना। इस संदर्भ में हम चित्रा जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि चित्रा जी भी यहाँ करीब 25 वर्षों से रही हैं और उन्होंने भी बहुत कई सारे भारतीय आए उसके बाद से, और उन्होंने तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनके विचार से सिंगापुर में भारतीय संस्कृति का क्या स्थान है। जब ये आई तब से आज तक कैसे क्या रूप बढ़ा उसका और कैसे ग्रोथ हुई। धन्यवाद आलोक जी। मैं शोभा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानना है, अपनी संस्कृति के बारे में जानना है, तो हमें अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए और उस पर हमें गर्व भी करना चाहिए। 94 में जैसे मैंने बताया था सिंगापुर आई थी, और जहाँ पर मैं रहती थी वहाँ पर हिंदी भाषी नहीं थे जिस स्थान पर मैं रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदी सोसाइटी में मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी सखियां मिली और हिंदी भाषी लोग भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंगापुर बहुप्रजातीय देश है। यहाँ पर सब संस्कृतियों का सम्मान होता है। जी। जब मैं आई थी तो मैंने देखा यहाँ पर तमिल भाषी और खास तौर से पंजाबी कल्चर बहुत ज्यादा थी। तो उसमें मैं यहाँ पर गुरुद्वारे में लोहड़ी मनाई जाती थी जब मैं आई थी, तब की बात कर रही हूँ। और दिवाली यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाई जाती थी, क्योंकि तमिल बहुतायत होने के कारण दिवाली वो लोग भी मनाते थे, और लेकिन मनाने का तरीका थोड़ा सा फर्क था। कालांतर में यहाँ पर IIT से, जहाजी और फाइनेंस के क्षेत्रों से बहुत सारे भारतीय यहाँ पर आए, और उसके बाद धीरे धीरे सब भारतीयों ने अपने त्योहार आपस में मिलजुल कर मनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि और होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, सारे त्योहार हम कोई एक स्थान होता था वहां पर मनाए जाते थे, और हम सब लोग तैयार होकर के बहुत उत्साह से वहां पर जाते थे। और सबसे रोचक बात ये थी, उन त्योहारों में हमारे अहिंदी भाषी चीनी, मले वो भी शामिल होते थे। और मेरी अपनी कुछ सखियां थी जो लहंगा घाघरा पहनकर, बिंदी लगाकर और चूड़ियों में सज करके उसी तरह से जाती थी, और वो कोशिश करती थी चूड़ी बोलने की, बिंदी बोलने की, और हम बहुत उत्साह से उनको ये शब्द सिखाते थे। वो इन श्रृंगार प्रसाधनों को उच्चारित करती थी, थोड़ी हमें मुस्कुराहट आती थी और बहुत अच्छा लगता था। वो पूरी कोशिश करती थी, और जब फिल्मी गाने डांडिया में गाए जाते थे वो भी हमारे साथ गाना गाने का पूरा प्रयास करती थी। और खास तौर से होली के अवसर पर, होली पर तो क्या होता था कि वे धड़क होकर के वो उन्हीं रंगों में खेलती थी, और जब रंग को हम गुलाल कहते थे वो भी पूरी कोशिश करती थी कि वो भी उसको गुलाल कहें। और इस तरह से यहाँ पर हमारी सारी संस्कृतियां पनपती रहीं, और सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ सर्वधर्म का सम्मान है, किसी तरह का किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। और हम इस संस्था में, इस देश में आकर के मुझे लगता है जैसे मैं अपना देश में ही आ गई हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर इस संस्कृति की महत्ता को बढ़ाने के लिए ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की संस्थापिका ममता मंडल जी ने हिंदी प्रेरणा पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य बनाया। और इसका उद्देश्य ही यह था कि हमारे बच्चे और हमारे बड़े और उनके माता पिता अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ें, अपनी पुरानी कहानियों को जानें, लोक कथाओं के बारे में समझें, जिनमें बहुत अधिक ज्ञान की, समझदारी की और नीति की शिक्षा थी, जो भविष्य में बच्चों के काम आती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। और जैसा आपने बताया, यस, आजकल यहाँ आई थिंक भारत देश के सभी प्रांतों के जितने भी उत्सव हैं सारे मनाए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई भेदभाव नहीं कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या सब कुछ, सारे त्योहारों में हम लोग भी शरीक होते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
अभी पिछले कुछ दिनों से जब से ये वैश्विक महामारी चल रही है, हमने देखा है कि हिंदी की काफ़ी गोष्ठियाँ वर्ल्ड स्केल पे चल रही हैं और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। तो चूंकि संजय जी एक आईटी और आईटी से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में कि तकनीकी सहायता से हिंदी भाषा नवाचार व रोजगार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। लोग इसे शहर स्वीकार भी कर रहे हैं। अपनी जमीन से जुड़े होने के लिए यह प्रयास कितना सार्थक है? संजय जी, आपसे इस पर। धन्यवाद आलोक जी। जैसे अभी शोभा जी और चित्रा जी ने कहा कि जमीन से जुड़े होने के लिए भाषा बहुत जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर हिंदी को एक बड़े प्रयोजन की तरह देखें तो जहाँ सामाजिक सरोकार एक दूसरे से जोड़ना है, वहीं भारत जैसे विविध देश में एकता का एक आधार भी है। और अगर इसको व्यापारिक क्षेत्र में देखें और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जैसे शोभा जी कह रही थी कि यह आपको भारत जैसे एक शक्ति संपन्न राष्ट्र से सहजता से जुड़ने के लिए, व्यापार करने के लिए माध्यम देता है और इसमें तकनीकी का अहम रोल है। एक और बात कहना चाहूंगा कि 55 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। भारत से बाहर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं हिंदी। 175 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। जहां इतने सारे लोग इस प्रयोजन में जुड़े हों, अपने आप में एक व्यापार है, इसके अंदर रोजी रोजगार के साधन है। तो बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां इसमें निवेश कर रही हैं। उनका अपना निहित स्वार्थ भी हो सकता है, पर हम सबको इसका सदुपयोग करना चाहिए। लोगों को जोड़ने के लिए, विचार विकास सबके विस्तार के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात इस संबंध में कहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी का जामा पहन के खुद को दिखाना चाहते हैं, पर जब उनकी व्यक्तिगत सेवाएं हिंदी में मिले तो वो अगर 2 में हिंदी बटन दबाने से मिलता हो तो 2 ही दबाते हैं। सिर्फ हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो 2 दबाएं हिंदी के लिए तो उनको उसी गुणवत्ता की सेवा मिले जो उनको 1 अंग्रेजी में दबाने से मिलती है। तो इन तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि सुविधाएं हिंदी में भी उसी स्तर की मिले और हर एक चीज जो हम चाहते हैं, जो अंग्रेजी में मुहैया है, वो हिंदी में मिल पाए। जहां तक सरकारी प्रबंधन वाली कंपनियों का ध्यान है, हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत काम हो रहा है और भी होना चाहिए। पर एक और दृष्टिकोण है जो लाना चाहूंगा कि भारत विश्व पटल पर अपनी तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बहुत साख बढ़ी है हमारी, पर आज भी जितने मौलिक आविष्कार होने चाहिए उतने नहीं होते, या फिर होते हैं तो पहुंच नहीं पाते हैं विश्व पटल पर। और एक वजह उसकी ये भी है कि जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा संसाधन चाहिए, वहीं आपकी कल्पना शक्ति और सोच भी होनी चाहिए। और कल्पना शक्ति और सोच के लिए आपकी मातृभाषा बहुत ही अहम योगदान निभाती है। आपको कल्पना शक्ति के लिए मातृभाषा और सोच के लिए आपकी शब्द का ज्ञान, कितनी वोकेबलरी है आपकी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे शोभा जी कह रही थी कि चूंकि अंग्रेजी है, लोग बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोल के काम चला लेते हैं, पर वहां पे क्या होता है कि काम चल जाता है, पर आमतौर पे 3000 वोकेबलरी अगर हो तो आपकी अंग्रेजी में काम चल जाती है। फिर जब आप लोगों को कहते हैं कि आप सारा टेक्नोलॉजी और ये सब डेवलपमेंट कीजिए, तो वो 3000 शब्दकोश आपकी सोच को सीमित कर देता है, आपके विकास में कहीं ना कहीं मौलिक आविष्कारों में बाधा बनती है। तो एक बहुत ही जरूरत है इस वक्त कि विज्ञान तकनीकी का विकास हो, उसका इस्तेमाल इस तरह से हो कि जो ग्रास रूट पे लोग पे आविष्कार कर रहे हैं उसके लिए भाषा बाधा न बने। हिंदी भाषा में पढ़ाई हो, हिंदी भाषा में सीखा जा सके और जो विश्व पटल पर उनके आविष्कारों को लाने में मदद करे। तो ऐसी ही मेरी राय है आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और मुझे लगता है बहुत अच्छी बात बताया आपने, और मैं समझता हूँ एक शुरुआत हो गई है। तो जैसे हमारे आने के पहले जो लोग यहाँ पे शोभा जी और रमाकांत तिवारी जी और इन लोगों ने एक पहल की और हिंदी को मान्यता दिलाई यहाँ पे, और उसका नतीजा ये है कि आज हिंदी सब लोग यहाँ पे पढ़ लिख सकते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ तकनीकी विकास की क्षेत्र में भी एक पहल हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अब अगर मैं एक प्रश्न एक लाइन में आपसे उत्तर जानना चाहूँ आप सभी से कि आगे आने वाले समय में विश्व पटल पर हिंदी भाषा की भविष्य में क्या संभावनाएं आप देखते हैं? संक्षिप्त में एक लाइन में अगर आप उत्तर दें, कोई भी
मैं चित्रा जी, मैं शोभा जी, कोई भी, हाँ ठीक है, आप बताएं संजय जी। ठीक है, मैं ही बताता हूँ कि इसकी महत्ता हम सबने जानी है। और एक छोटे से गांव पिलखुआ का कवि कुमार विश्वास जब दुनिया के मंचों पे जाके हिंदी से लोगों को मंत्र मुग्ध कर लेता हो, एक एनआरआई मनीष जो वापस देश में जाता है सब कुछ छोड़कर हिंदी उर्दू के विकास के लिए, और उसको तीर्थ यात्रा कहता है। और जब एक गुजराती मातृभाषा का प्रधानमंत्री मंचों से हिंदी में गर्जना करके करोड़ों लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार कर देता है, तो मैं कहूंगा कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। और जब शोभा जी जैसे लोग जो 36 साल पहले, जिनकी भाषा हिंदी नहीं थी, हिंदी में उतनी दिलचस्पी दिखा रही हैं, जब वो आकर हिंदी में बात करने का प्रयास करती हैं, तो हिंदी का भविष्य सुरक्षित है, सुनहरा है। हम सब इसी तरह प्रयासरत रहे, ऐसा ही कहना चाहूंगा। आलोक जी, थोड़ी बड़ी हो गई पर बात कहना चाहता नहीं, बहुत अच्छी बात बताया आपने। शोभा जी, आप बताएं, यू लाइक टू ऐड? तो मेरे लिए तो भारत विश्व में इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। विदेशों में पले बढ़े भारतीयों बच्चों को हिंदी का ज्ञान उन्हें नौकरी और बिजनेस में भी अधिक सहयोग होगा, अधिक सहयोग देगा। हिंदी जानने में भारत के लोगों की हर दिन की परेशानियों के बेहतर ढंग से समझने में भी सहायता मिलेगी। और कनेक्शन इंडिया के साथ और भारतीयों के साथ कनेक्शन बेहतर हो जाएगा। इसलिए हिंदी, वन ऑफ द गुड रीजंस कि हिंदी सीखना ही चाहिए। इंडिया जरूर पावर हाउस हो रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स, इसलिए हिंदी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये भी मानना चाहिए कि much of the world's knowledge has come through the flow of Sanskrit, whether it's scientific knowledge or economic knowledge, historical knowledge from 5,000-6,000 or even longer. It has come medical knowledge, Sushruta and all that we have read, or great medical treatises, all the great, they're not myths. There's actually a lot of medical, scientific knowledge hidden in the Vedas in Sanskrit. And that flows through Hindi, because Hindi is a direct offshoot of Sanskrit. And I say, मैं कहती हूँ कि हिंदी सिर्फ नहीं, संस्कृत भी सीखना चाहिए। हाँ, एक एक कदम, एक पहले हिंदी फिर आगे। चित्रा जी, आप मेरी आवाज आ रही है जी? जब शोभा जी बता रही थी और संजय बता रहे थे तो मुझे अचानक आनंद कुमार याद आए, बिहार के। हम लोग साहित्य में बात करते हैं कि साहित्य लिखें, कविता लिखें, लेख लिखें, उपन्यास लिखें, लेकिन उस आनंद कुमार ने गणित को हिंदी में पढ़ा दिया। और सुपर 30 नाम से पूरी संस्था चल रही है और बहुत सारे पदक से वह आदमी नवाजा गया, कैलिफोर्निया में, कनाडा में, और भारत में तो उसकी शिक्षा प्राप्त है। और उनके यहाँ से निकले हुए अराउंड 400+ बच्चे IIT में चुने गए। तो इसलिए हिंदी का भविष्य न केवल साहित्य में उज्जवल है, वह गणित में, विज्ञान में भी उज्जवल है, क्योंकि वर्तमान में अब नौकरियों के बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। अनुवाद के तो पहले ही थे, लेकिन अभी मैं आभासी मंच पर बहुत जगह से सुन रही हूँ कि हिंदी में नौकरियों के अच्छे भविष्य हैं। तो मुझे लगता है हिंदी का भविष्य हर तरह से उज्जवल है। अब केवल 14 सितंबर को शायद हिंदी दिवस नहीं मनेगा, अब हर दिन ही हिंदी दिवस मनेगा। बहुत बढ़िया, हम सब भी ऐसी ही कामना करते हैं। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और हमें अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए, और अपने विचार हिंदी संस्कृति, भारत की संस्कृति सिंगापुर में, इन पर अपने विचार साझा करने के लिए। और साथ ही मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी को जिसने सिंगापुर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए इतने अथक प्रयास किए। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एक बीज बोया था और वो बीज इतने सालों में बढ़ के एक वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया तले सारे लोग पल बढ़ रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, काव्य गोष्ठियाँ हो रही हैं, कविताएं छप रही हैं,
कहानियों कविताओं की किताबें छप रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिंगापुर में भी हिंदी का भविष्य उज्जवल है और भारत में तो है ही। इसी के साथ विदा लेते हैं आप सभी से। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 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 धन्यवाद सभी को। प्रधान
ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਵੇ ਕੌਣ ਰੁਸੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ऐसा कोई ना मिलया वे मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ ले आंदा छल्ला नो खेवे छल्ला नो खेवे छल्ला नो खेवे वे पुत्र मिठड़े मेवे वे अल्लाह सब नू देवे ओ गल सुन छलिया कावा वे मामा ठंडियां छावां एक जट दे खेत नू अग लगी वेखाई के कदों बुझावदाई देवा चू